बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने जस्ट ओवरव्यू किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और उसके अंदर टॉपिक है CPU। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चैप्टर 5 मैंने लिख दिया है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और इसका टॉपिक है CPU। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी बुक के अंदर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये तकरीबन आप समझ लें कि बेसिक्स हमारे कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर बेसिक्स चीज़ों के अंदर आता है। जितना ज़्यादा CPU की वर्किंग और CPU के पार्ट्स और CPU को समझना आसान बेहतर होगा, उतना ही आगे उसके काम को समझना आसान होगा। तो आज हम चूँकि इसके आर्किटेक्चर को पढ़ रहे हैं, इसके डिज़ाइन को पढ़ रहे हैं कि अंदर कैसे काम हो रहा है। तो CPU जो हमारा मेन कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा फंक्शन ही इसी का मेन है। तो हम इसको देखेंगे। मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन भी बना के दिखाऊंगा कि इसकी वर्किंग कैसे है, इसके पार्ट्स का डिज़ाइन, और फिर इसके बाद इसकी वर्किंग को देखते हैं। जी, CPU के अंदर सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इस बारे में ये भी जान लें, रिवाइज़ कर लें कि CPU क्या है। वो जो हम इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के ज़रिए से कंप्यूटर को देते हैं, वो CPU के अंदर जाती है, मेमोरी में स्टोर हो जाती है। CPU पहले मेमोरी उसको भेजता है, स्टोर करवाता है, फिर उसको प्रोसेस करवाता है। उसको प्रोसेस करवाने के बाद उसको फिर जैसा प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर वो आपने जो काम उसे जमा करने का काम कहा है, माइनस मल्टीप्लाई का काम कहा, तो वो C से काम कराएगा। अगर आप उसे कहा कंपैरिजन करो, तो वो उस कंपैरिजन वाले पार्ट जो उस काम को करता है उससे करवाएगा और फिर आपको आउटपुट देगा। तो इन्फॉर्मेशन को लेना, उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना और डिस्प्ले करवाना, ये सारा का सारा काम CPU का है। उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स की हेल्प आउट कर रहे हैं जो उसके साथ हैं। हम अभी जो मेन जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा समझना है, वो हमारा CPU है, जिसे आम अल्फाज में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, जो आपने सुना होगा पहले से, 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा। तो CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। In terms of computing power, the CPU is the most important element of the computer system. सबसे important element है हमारे कंप्यूटर का। अच्छा जी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी डायग्राम की तरफ आते हैं। The CPU is centrally located on the motherboard. जी, मदरबोर्ड के ऊपर एक ब्रैकेट सी बनी होती हैं, उसके ऊपर हमारा जगह बनी हुई है, पिन्स बनी होती हैं, होल बना होता है, उसके तरफ हम प्रोसेसर को लगाते हैं, फिर उसके ऊपर एक हीट सिंक फैन लगा देते हैं। प्रोसेसर को लगाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर एक फैन लगाते हैं जो उसकी हीट को बाहर निकालता रहता है। सिंस द CPU कैरीज आउट ए लार्ज शेयर ऑफ द वर्क इन द कंप्यूटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसी का सारा काम है जो ये करता है, डाटा को पास करना कंटिन्यूअली थ्रू इट, इससे डाटा ही सारा गुजर रहा है। डाटा कम फ्रॉम द रैम से डाटा आता है और कीबोर्ड के ज़रिए से, एंड द यूनिक्स कीबोर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा फिर दोबारा रैम में भेज दिया जाता है। तो प्रोसेसर से पहले रैम से होके आना और स्टोर होके प्रोसेस करवाना और दोबारा रैम में स्टोर करवाना। द CPU कंटिन्यूअली रिसीव्स इंस्ट्रक्शन, हर वक्त वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करता रहता है जो उसे करनी होती हैं, एग्जीक्यूट करनी होती है। ईच इंस्ट्रक्शन इन द इज अ डाटा प्रोसेसिंग ऑर्डर। हर इंस्ट्रक्शन जो है वो कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई काम कर रहा है। हर वक्त CPU जो है वो कोई काम कर रहा है। इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, इंस्ट्रक्शन जा रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, किसी ना किसी हालत के अंदर है। द वर्क्स इटसेल्फ कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द कैलकुलेशन है, ये डाटा की का ट्रांसपोर्ट है। दोनों काम, या कैलकुलेशन हो रही है या डाटा को मूवमेंट करवाई जा रही है। ऑन लार्ज मशीन CPU रिक्वायर वन और मोर प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड्स। लार्ज जो बड़ी मशीन है उसमें बकायदा प्रॉपर सर्किटिंग हुई होती है, जिससे डाटा आने जाने में आसानी रहती है। और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर और स्मॉल वर्कस्टेशन के अंदर CPU इज हाउस्ड इन ए सिंगल चिप, वो बिल्कुल छोटी सी चिप के अंदर पाया जाता है। बड़े कंप्यूटर्स के अंदर तो उस प्रोसेसर को भी के साथ आपस में 2-2, 4-4, 6-6, 10 प्रोसेसर जोड़े जाते हैं जो आपस में लिंक किए होते हैं। लेकिन एक छोटी मशीन के अंदर जो हमारे घरों में है CPU जो कंप्यूटर है, उसके अंदर एक चिप है जो कि सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, छोटा प्रोसेसर है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये बड़ा प्रोसेसर नहीं है, ये छोटा प्रोसेसर है। जो सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर मेन फ्रेम में बड़े बड़े प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, तो फिर आपको आगे पढ़ना आसान होगा।
जी मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं सारा शो करूँगा आपको। ये जी हमारा CPU है। इसका जो मेन ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। मैं शॉर्ट भी लिखूंगा इसका, कंट्रोल यूनिट। ये हमारा है कंट्रोल। इसको CU भी कहते हैं, आम फॉर्म में CU भी कहते हैं, CU। इसके नीचे आए तो आपको मिलेगा अरिथमेटिक ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU मिलेगा। उसके नीचे आए तो आपको मिलेगी मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। उसके अंदर दो चीजें हैं मेन मेमोरी के अंदर, एक है रैम और एक है रोम। और रोम, रैम और रोम के बारे में पढ़ चुके हैं। रैम चूंकि हमारी हर जो भी हम काम करते हैं सीधा रैम के अंदर जाके स्टोर होता है टेम्परेरी तौर पर, और प्रोसेसिंग के लिए कंट्रोल यूनिट के पास भेज दिया जाता है। और इस तरीके से रोम जो है वो परमानेंट स्टोरेज है हमारा, जैसे हमारी बायोस, हमारे सिस्टम की डिटेल वगैरह सारी इसके अंदर स्टोर की जाती है। अब इंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है, अब आपने इसको देखना है। इंस्ट्रक्शन जो है पहले मैं बना रहा हूँ इनपुट डिवाइस। इनपुट से इंस्ट्रक्शन आ रही है, इनपुट डिवाइस, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस जी। इंस्ट्रक्शन इनपुट से जाएगी, किधर जाएगी जी, रैम में जाएगी। और रैम की मेन मेमोरी से होती हुई कहाँ जाएगी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यहाँ से वापस जाके हमारे कंट्रोल यूनिट में जाएगी। कंट्रोल यूनिट उसको बताएगा इसने क्या करना है, और कंट्रोल यूनिट उसका ऊपर काम करेगा, और काम करके उसको वापस कहाँ भेजेगा जी, ये नीचे आएगा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जरूरत है तो उसके अंदर स्टोर करवाएगा। एक और डिवाइस जो बनाना रह गया यहाँ पर वो है सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी थोड़ा नीचे हो गया, इसको दोबारा लिखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। अगर जरूरत हो तो स्टोर करवाएगा, नहीं तो नहीं स्टोर कराएगा। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम भेजते हैं जी। और सेकेंडरी स्टोरेज का ताल्लुक रैम के साथ चल रहा है, इसमें आ भी रहा है डाटा और जा भी रहा है जी। अब देखिए हमारा काम मेन इनपुट से इंस्ट्रक्शन दी और कंट्रोल यूनिट में गई, और कंट्रोल यूनिट से हमारी आउटपुट में इंस्ट्रक्शन चली गई। अगर कंट्रोल यूनिट उसको सॉल्व कर दिया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट था, अरिथमेटिक लॉजिक के पास भेजा, भेज के उसे वापस भी ले लिया, और भेज के सॉल्व करके हमारे सीधा उसने हमारे किसको दे दिया जी, आउटपुट डिवाइस को दे दिया। आउटपुट डिवाइस को देने के बाद हमने चाहा कि हम उसे स्टोर भी करें, तो फिर उसने उसको वहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर भेज दिया। लेकिन नॉर्मली इनपुट डिवाइस के जरिए से इन्फॉर्मेशन गई, कीबोर्ड के अंदर गई, रैम के अंदर से होती हुई कीबोर्ड के जरिए से रैम में गई, रैम से होती हुई CPU के पास आई। कंट्रोल यूनिट ने उसको अगर अरिथमेटिक वाला काम था, कैलकुलेशन वाला काम था, तो सॉल्व करवाया, और सॉल्व करवा के उसको आउटपुट में दिखा दिया। लेकिन अगर वो सॉल्व भी करवाया, हमने कहा सेव भी करो, तो उसे साथ ही सेव भी कर दिया। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक इंस्ट्रक्शन हुई। अब मेन मेमोरी के अंदर भी डाटा जा रहा है, वो भी हमने देख लिया, हाँ जी। और हमारा इसके अलावा हमारा इनपुट डिवाइस को आंसर भी जा रहा है वापस कि हाँ जी हमने मसला हल कर दिया आपका। इनपुट डिवाइस को वापस आंसर भी जाएगा कि इंस्ट्रक्शन उसको कि भी इनपुट डिवाइस में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए मैसेज चला गया कि जी काम हो गया जी। अब आगे देखते हैं हम अगला स्टेप क्या है इसके अंदर। हमारा अटैचमेंट हमने डायरेक्ट इस कंट्रोल यूनिट को भी अटैच करना है, किसके साथ जी, मेन मेमोरी के साथ। तो कंट्रोल यूनिट मेमोरी के अंदर इन्फॉर्मेशन को भेजता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो मुझे दे दो। वो कंट्रोल यूनिट कहे, जब उसे मैसेज आएगा कि भाई मेन मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद है, तो मेन मेमोरी इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल तक पास कर रही है। कंट्रोल उसको कंट्रोल भी कर रहा है कि भाई कितना इन्फॉर्मेशन है। अगर ख़त्म हो गई है तो उसे मैसेज दे रहा है, तो उसे मैसेज मिल रहा है कि इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई, डाटा नहीं है, और डाटा नहीं है। अगर डाटा है तो मेमोरी उसको इन्फॉर्म करेगी और उसको प्रोसेस करे, तो डाटा का मूवमेंट मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट की तरफ भी साथ साथ हो रहा है। तो ये है जिसका कंस्ट्रक्शन इसकी, जिसके अंदर CPU कंट्रोल कर रहा है, मसलों को हल करवा रहा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से, और मेन मेमोरी के अंदर भिजवा रहा है। इसके अंदर दो पार्ट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये दोनों स्टेप हमने एक जगह शो करवाए हैं। लॉजिकल अलग होता है, अरिथमेटिक अलग होता है, लेकिन हम इसे यहाँ एक जगह शो करवा रहे हैं क्योंकि दोनों प्रोसेस के अंदर आते हैं। यह है जी हमारा CPU का मेन कंस्ट्रक्शन, उसका आर्किटेक्चर। इनपुट इंस्ट्रक्शन आई, मेमोरी में गई, होती हुई कंट्रोल यूनिट में गई, कीबोर्ड से कंट्रोल यूनिट में, मेमोरी के अंदर, मेमोरी से होती हुई कंट्रोल यूनिट उसको सॉल्व किया, ALU के जरिए से सॉल्व करवाया और आउटपुट पे डिस्प्ले करवा दिया। अगर जरूरत महसूस की तो सेकेंडरी स्टोरेज में इसको स्टोर कर दिया।
उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब इसको आगे चलते हैं जी। द अरिथमेटिक एंड लॉजिक, अब इसके दो पार्ट्स हैं जो मैं बता रहा था। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को हम अलग से इसके दो पार्ट है, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट के साथ जो हमें दो पार्ट नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ये मैंने यहां लिखे हुए ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, द ALU पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस, जैसे कि मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, माइनस करना, एंड ऑल कंपैरिजन, या दो चीजों में कंपैरिजन करना, ये ALU का काम है। सारा का सारा कैसा काम है, ALU का। आगे बात आ रही है कंट्रोल यूनिट की, CU कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल यूनिट विच एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, जो मेमोरी से इंफॉर्मेशन ले, जब सबसे पहले मैंने क्या बताया, कोई इंफॉर्मेशन कहाँ गई, मेमोरी से निकाल के इंफॉर्मेशन अपने पास ले ली। द कंट्रोल यूनिट एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड, उसको डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है, और फिर कॉल करता है ALU को कि भाई अगर जरूरत हो, जैसे मैंने बताया, अगर यहां सॉल्व करवाना है तो यहां सॉल्व करवाएगा, नहीं तो उसको वहीं से सॉल्व करके बाहर भेज देगा। अब अगली बात आ रही है मेन मेमोरी। कंट्रोल हो गया, ALU हो गया, अब है मेन मेमोरी। द मेन मेमोरी एज मेंशन्ड अर्लियर, द कंप्यूटर एक्जीक्यूट ए प्रोग्राम इन इट्स मेन मेमोरी। सारे जो काम हो रहे हैं मेन मेमोरी में, स्टोरेज भी हो रहा है, सॉल्व करवा के दोबारा स्टोर भी यहाँ करवा रहे हैं। इन कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन पहले मेन मेमोरी में जा रही है, उससे तो बात कंट्रोल यूनिट में जा रही है, सॉल्व होने के बाद मेन मेमोरी में फिर आ रही है, फिर आउटपुट में जा रही है। तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, सॉरी मेन मेमोरी पे आइए, a computer executes a program in its main memory which is another very important component of the storage program। जो कंप्यूटर का स्टोरेज का हिस्सा है वो मेन मेमोरी के अंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा। A computer cannot work without having some kind of main memory। अगर मेमोरी नहीं लगी कंप्यूटर के अंदर तो काम ही नहीं करेगा। In this section we will learn more about different types of memory locations, memory used। डिफरेंट तरह की मेमोरी यहाँ यूज हो रही है, एक मेमोरी नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, मोस्टली द मॉडर्न कंप्यूटर मेमोरी इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ चिप। आमतौर पर जब कंप्यूटर को खोल के देखते हैं तो आपको एक मेमोरी की चिप नजर आती है, जो थोड़ा सा यहाँ कट लगा होता है, यहाँ पर सिल्वर कट्स होते हैं, सिल्वर जो क्या बोलते हैं आप उसे, सिल्वर या जिसे आप बोलते हैं उर्दू तांबा बोलते हैं, उसकी वायर्स यहाँ होती हैं जो कि सर्किट जनरेट करती हैं, और यहाँ जो कि मेमोरी लोकेशन है सारी की सारी वो डाटा को स्टोर करती हैं। जो इस साइड है नजर नहीं आती। मोस्टली द मॉडर्न कंप्यूटर मेमोरी इज बिल्ट इन फॉर्म ऑफ चिप ऑफ ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। कौन सा मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर। इट इज, यानी कंडक्टर तो है लेकिन सेमीकंडक्टर है। It is built in the form of thousands or millions of cells each capable of, इसके अंदर हजारों लाखों सेल्स है इसके अंदर जो डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, बाइनरी नंबर की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। आप इसकी मैं मिसाल देकर समझाता हूँ, इधर गौर कीजिए। ये एक मेमोरी है, इसके इस तरह से लोकेशंस बनी होती हैं। आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं आप, मिसाल 0 × F X C V N B M 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना 8 मेमोरी की बाइट्स के सेट बनते हैं। हर एक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेमोरीज की के सेट्स होते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0, उसको इसलिए किया गया कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये डिफरेंट लोकेशंस में CCC FFF, ये आपको डिफरेंट एड्रेसेस बने हुए हैं, डिफरेंट डाटा पड़ा हुआ है, ये सब स्टोरेज की लोकेशन दिखाई गई है। ये डायग्राम को नजर आ रही है, क्या है, मेमोरी की लोकेशंस हैं जहां पे डाटा रखा जाता है। नेक्स्ट पेज 74, these cells are logically organized into groups of 8 bits। हर एक को अरेंज किया गया, 8 का बिट बनाया गया, 8 बिट्स की एक बाइट बनाई गई है, 8 बिट्स का एक सेट बनाया गया है जो कि एक बाइट कहलाती है। हर मेमोरी लोकेशन एक बाइट या 8 बिट्स की बनी होती है। ईच बाइट इन द मेमोरी हैज ए यूनिक नंबर, उसका एक नाम भी है, उसको एक नाम, उसे एक नंबर दिया गया है, हर एक को अलग नंबर है, और उसका एड्रेस भी साथ दिया गया। साफ सी बात है, आप किसी घर में रहते हैं, उसके अंदर चंद लोग होंगे और आपके घर का नंबर भी डिफरेंट होगा
और आपकी गली का नंबर भी डिफरेंट होगा, घर के अंदर रहने वाले लोग भी दूसरे घर से मुख्तलिफ है और उसका एड्रेस भी दूसरे घर से मुख्तलिफ है। सेम इसी तरह इसका डाटा भी डिफरेंट है, उसका एड्रेस भी डिफरेंट है। दिस स्कीम ऑफ अरेंजिंग इन सेल्स इनटू ए बाइट एंड बाइट इनटू मेमोरी चिप इज, ये डायग्राम में आपको दिखाया गया। अब दोबारा इसको देखते हैं, ये तो मैंने आपको सिंपल दिखाया। अब इसकी डिटेल में कि किस तरीके से इसका एड्रेस कैसे बनाया जाता है, इसकी लोकेशन कैसे बताई जाती है और इसका डाटा कैसे चेक किया जाता है। जी मैं आपके सामने एक बनाता हूं जो इस बुक में दिया गया है। ये मेन मेमोरी है जी हमारी, जी इसको हम बना रहे हैं। इसका आपके सामने आएगा सारा। आपको एड्रेस कैसे बनाया जाता है, एड्रेस ऑफ OIC, कोई भी ले लें आप नाम, OIC प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम, और ये इसका 000075 उसके आगे लिखा हुआ है। फिर इसका एक नाम है आगे, उसका नाम आगे आ गया बटर, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, इन्होंने दिए नाम बटर। फिर एक है आगे IOC प्रोग्राम। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसका है जी ऑप कोड। हमने इस IOC प्रोग्राम का एक कोड रखा है, इसका नाम है ऑप कोड। उसके आगे उसका एड्रेस नजर आ रहा है, ऑप कोड, उसका एड्रेस, बफर का एड्रेस, उसका मिस्किलियस बिट्स और बाइट काउंट, यानी कितनी बाइट्स हैं और उसके अंदर कितनी मिस्किलियस बिट्स हैं। ये सारी की सारी आपको ऑप कोड से डिटेल मिलेगी। ये जो ऑप कोड है ये आपको बताएगा कि हमारा जो है वो डाटा जो रीड और राइटेबल दोनों फॉर्म में है या एक फॉर्म में है। ये रीड बैकवर्ड, ये दोबारा पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता। ये कंट्रोल है, सेंस है, और ये इसकी कंट्रोलिंग सेंस है या नहीं है। यानी इस ऑप कोड के जरिए से हमें डाटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि डाटा रीडेबल है, राइटेबल है, या सिर्फ इसको दोबारा से भी पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता, और इस कंट्रोल की सेंस क्या है, डाटा की सेंस क्या है। ये एक ऑप कोड आपको दिखाया गया नीचे, जिसको डिटेल फॉर्म में दिखाया गया। ऑप कोड, बफर एड्रेस, मिस्किलियन बाइट्स, बिट्स और बाइट काउंट। अब आप इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं तो कि सारा हमें क्लियर हो जाएगा कि इसकी एड्रेस लोकेशन कैसे बनाई जाती है। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एड्रेस होगा हर बाइट्स के अंदर, जो बाइट हम बना रहे हैं 8 बिट्स की, उसके अंदर कोई डाटा भी है और उसका कोई एड्रेस भी है। अच्छा जी आगे चलते हैं। इट्स ऑब्वियस दैट ए मेमोरी इज सीक्वेंस ऑफ बाइट। ऑफ कोर्स डाटा को जो रखा जा रहा है तरतीब से रखा जा रहा है और उनकी नंबरिंग की जा रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। Also the CPU or any other component of the computer can access any form the main memory of। कहीं से भी डाटा उठाना हो तो उस एड्रेस की वजह से डाटा उठाना आसान होता है। अगर एड्रेस सही दिया जाएगा तो डाटा उठाना आसान होगा। Different bytes of the main memory can be accessed directly at random। किसी भी वक्त में डाटा उठाया जा सकता है और रैंडमली भी उठाया जाता है, यानी तरतीब से जरूरी नहीं, तरतीब से कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ये भी उठाया जा सकता है। Is built from electronic components so accessing any part of the memory takes equal amount of time। हमें सिर्फ बराबर टाइम लगता है। हमें नहीं होता जी कि अगर 1000वें नंबर पे पड़ा हुआ है, हमारा सिस्टम ने इस तरह का जनरेट किया कि हम 1000वें नंबर को भी उतनी स्पीड से उठाते हैं जितना कि पहले नंबर को उठाते हैं। ये कहलाता है रैंडम एक्सेस करना। हमारी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का क्या बनता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहीं से भी डाटा को उठाया जा सकता है। सो द मेन मेमोरी इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एज नो मैकेनिकल मूवमेंट इज इन्वॉल्व इन एक्सेसिंग एनी बाइट। कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स डाटा जनरेट करते हैं, मैसेज जनरेट होता है जिसमें एड्रेस दिया जाता है, उसके अंदर डाटा उठा के वापस लिया जाता है। सो द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइस। इसलिए हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा स्टोरेज हमारी जो मेमोरी है वो फास्ट होती है। इसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे कि रैंडम एक्सेस है, कहीं से भी उठाया जा सकता है। लाइक द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क के लिहाज से इसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा है, चाहे CD रोम हो, चाहे CD हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, इसकी स्पीड रैम की ज़्यादा होती है। द टू, अब आगे हम पढ़ने लगे हैं, जो पहले भी हमने पढ़ी है, रैम है। दो इसकी टाइप्स है, रैम एंड रोम। रैम की दो टाइप्स है, मेन मेमोरी की, रैम एंड रोम। जी आसान है, आप पहले भी सुन चुके हैं इस बारे में, हम दोबारा से देख लेते हैं। रैम और रोम, जैसा कि पता है कि रैम से मुराद रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और ये क्या है जी, रोम क्या है जी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जी जी, रैम क्या, इट इज यूजली बिल्ड बाय यूजिंग टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। इसको दो टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। और आगे हम हमारा आगे है डी रैम। रैम की दो किस्में हैं, रैम और डी रैम, रोम नहीं, डी रैम। जी जी, रैम के बारे में तो आपको पता है कि इट इज यूजली बिल्ड बाय यूजिंग टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। क्या रैम है, दो तरह से रैम बन रही है हमारे। अगर आप कंप्यूटर्स की लाइन में थोड़ा सा भी कभी हार्ड कंप्यूटर खरीदने गए हों तो आपको बताते हैं डी रैम, एस रैम। जो रैम की क्वालिटी शुरू में आती थी, लेकिन अब तो खैर ये नहीं आती, एस रैम नहीं आती। बेसिकली DDR1, DDR2, DDR3 अब आ गई हैं। तो शुरू में जो रैम्स आई थी उनकी दो किस्में थी, डी रैम और एस रैम। ये उनके बारे में बता रहा है। हार्डवेयर जो उसका टाइप है, उसके अंदर डाटा स्टोरेज का डिफरेंट मेथड था। इसे एक का नाम डी रैम रखा गया, एक का नाम एस रैम रखा गया। अब डी रैम कैसे डाटा स्टोर करता था? डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन मोस्ट कंप्यूटर। ये डी रैम मोस्टली यही यूज हो रही है। मैंने अभी बताया DDR1, ये वही है, DRAM या DDR1, DDR2, ये सेम वही टेक्नोलॉजी है जिसमें डायनेमिक रैंडम एक्सेस यूज की जाती है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मस्ट हैव एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल स्टेट। ये करंट के जरिए से इलेक्ट्रिकल स्टेट को कंट्रोल किया जाता है। अब एस रैम क्या है जी, जो दूसरी वाली जो मैंने बताया ज़्यादा कॉमन नहीं है। एस रैम इज टेक्नोलॉजी द मेमोरी सेल्स आर मेड फ्रॉम डिजिटल गेट्स। ये डिजिटल गेट्स से इनको बनाया जाता है। एंड ईच सेल कैन होल्ड इट्स वैल्यू विदाउट एनी नीड टू रिफ्रेश द डाटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू इट। जब तक एक करंट जाता रहता है तो ये अपने डाटा को फ्रेश करता रहता है, ठीक है। एज नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड एस रैम, दीज चिप्स आर फास्टर देन। हाँ, ये इनके अंदर एक बेनिफिट क्या है कि हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। जैसे सिस्टम को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा दोबारा से डाटा अरेंज हो जाता है, सिस्टम प्रॉपर फॉर्म में आता है। अगर कोई डाटा फंसा हुआ था, काम स्लो था, तो फौरन स्पीड हो जाता है। लेकिन एस रैम में बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर लॉजिक गेट्स हैं जो कि डाटा को रिफ्रेश करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करते रहते हैं, जिस डाटा स्टक नहीं होता, स्लो नहीं होता। ये इसका बेनिफिट है। एज नो रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड एस रैम, दीज चिप्स आर फास्टर देन द डी रैम, आल्सो यूटिलाइज लेस पावर, और बिजली भी कम लेती हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द डिजाइन ऑफ एस रैम चिप इज मोर कम्प्लेक्स। लेकिन क्योंकि मसला क्या है कि इनका डिजाइन बहुत कम्प्लेक्स है। स्पीडी है डी रैम से, लेकिन इनका डिजाइन कम्प्लेक्स है देन द डिजाइन ऑफ द डी रैम से। और एस रैम चिप इज मोर एक्सपेंसिव, और ये महंगी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए डी रैम ही कॉमनली यूज़ की जा रही है। एस रैम है तो बेहतर, लेकिन कम्प्लेक्स होने की वजह से और महंगी होने की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है। देन द डी रैम, इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू बिल्ड वेरी फास्ट मेमोरी इनसाइड ए सीपीयू। दिस मेमोरी इज नोन एज द कैशे मेमोरी, और इसी का दूसरा नाम जो अब मिलता है आपको सिस्टम के अंदर, कैशे रैम। तो एस रैम जो बनाई गई है, hence the SRAM chip is more expensive than the DRAM. In most modern computers, the technology is used to build very fast memories inside a CPU, और उसको हम कैशे कहते हैं। ये कैशे CPU के अंदर रैम के साथ ही होती है, जो कि हमारी स्पीड को बढ़ाती है, और इससे बहुत ज़्यादा हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, DRAM के साथ साथ SRAM को भी यूज़ किया है सिस्टम CPU के अंदर, ताकि सिस्टम की स्पीड को बढ़ाया जा सके। और ये 2 MB कैशे, 4 MB कैशे, 6 MB, 8 MB कैशे के सिस्टम अभी मौजूद हैं। तो ये सिर्फ टेम्परेरी वर्किंग के अंदर हेल्प करते हैं। रिफ्रेश करना सिस्टम, आपने 5 जॉब खोली हुई, 5 चीज़ें खुली हुई हैं, उन 5 चीज़ों को फास्ट रिजॉल्व करवाएगा। कोई भी चीज़ खोलने में, मिनिमाइज कर रहे हैं, खोले, ये सबको अपने कंट्रोल में रखेगा, और जो करंट काम कर रहे हैं उसको तेज़ काम करेगा। आपका सिस्टम को स्लो नहीं होने देगा, काम को साथ साथ करता चला जाएगा। ये इसका बेनिफिट है। तो कैशे मेमोरी यूजली हैज़ ए वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटी सी होती है, 2 MB, 4 MB, 6 MB, 8 MB, बट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस। इससे स्पीड बढ़ जाती है बस, क्योंकि हम करंटली जो वर्क कर रहे हैं वो कैशे से करवाते हैं, बाकी जितने बड़े काम है वहाँ हम मेन मेमोरी से करवा रहे हैं। दिस मेमोरी अरेंजमेंट इज, ये दिखाया गया है CPU से। इसका अरेंजमेंट देखते हैं। मैं ख्याल मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। CPU, फिर उसके बाद कैशे मेमोरी, और फिर मेन मेमोरी।
और फिर है मेन मेमोरी। इस तरह से चलेगा, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेन मेमोरी इज वोलेटाइल। ये तो हमें पता है कि मेन मेमोरी का डाटा जो हम काम कर रहे होते हैं वो चल रहा होता है, जब हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं डाटा उसमें से उड़ जाता है। एंड द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी आर लॉस्ट एज द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज कट ऑफ। जो लाइट गई, मेमोरी में जो काम हो रहा था, आपने एक्सप्लोरर खोला हुआ था, गेम खोली हुई थी, आप वर्ड खोला, सब बंद हो जाएगा। The CPU can not only read the data stored in the RAM but also can write data in the RAM. डाटा में राइट भी करते हैं रैम में और स्टोर भी करते हैं। सो रैम इज रीड एंड राइट मेमोरी, इसमें डाटा लिखा भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है, दोनों काम करता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर ऑल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम व्हाइल इट इज बीइंग, जब काम कर रहे हैं स्टोर भी कर रहा है, रीड भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है, रीड भी कर रहा है। तो ये था जी हमारा रैम का मेन पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे आ रहा है रोम, आगे आ रहा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम की दो किस्में पढ़ी हमने, डी रैम और एस रैम। अब हम आ गए रोम के ऊपर। मेन कैटेगरी तो रैम और रोम दो हैं, लेकिन रैम के अंदर दो कैटेगरी की आती हैं, वो है डी रैम और एस रैम। जी रोम का आपको पता है, जैसे थोड़ा सा पहले आइडिया हो चुका है, हमने बताया भी था आपको कि जो हमारी बायोस के अंदर जो स्टोरेज की चीज़ें हैं, हमारे मदरबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो लैपटॉप लिया गया उसकी सारी डिटेल, उसके मदरबोर्ड की डिटेल, उसकी हार्ड डिस्क की डिटेल, सारी डिटेल बायोस में स्टोर की जाती है। और वो बायोस क्या कहलाती है, वो जहाँ स्टोर किया जाता है उसको हम रोम कहते हैं। मैंने मिसाल दी है बायोस, वैसे तो आप इसको रोम ही का नाम देंगे। As is obvious from the name, content stored in this memory can be read but not new data cannot be write. उसमें नया डाटा ऐड नहीं कर सकते। So it's only read only है डाटा ये वाला। The manufacturer of the company, कंपनी का जो मैन्युफैक्चर है वो रोम के अंदर डाटा को डाल देता है, राइट करता है डाटा का, और प्रोग्राम परमानेंटली इसके अंदर स्टोर कर देता है। और ये डाटा जो है प्रोग्राम कैन नॉट बी चेंज आफ्टरवर्ड्स, इसको चेंज नहीं कर सकते। जो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे लैपटॉप की, हमारे कंप्यूटर की डिटेल्स के अंदर जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जब सेटअप जिसे आप कहते हैं, ये रोम होता है। ROM contains frequently used instruction and data. Another commonly form of ROM is PROM. इसके अंदर दो, इसके आगे कैटेगरी का नाम Programmable Read Only Memory, PROM भी कहते हैं। This form of ROM is initially blank and the user manufacturer can write. ये जब बनाई जाती है, कंपनी जब बनाती है तो PROM फॉर्म में होती है, फिर उसको डाटा उसके अंदर लिख दिया, एक दफ़ा लिख दिया जाता है, फिर हम अरेज नहीं कर सकते अनटिल कंपनी की इंस्ट्रक्शन से, इजाज़त से हम उसको चेंज करें। Once the program data is written in the PROM, it cannot be changed or altered. It is obvious that this kind of PROM will be used for storing user-made program. जब कंपनी कोई चीज़ बनाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को एकदम स्टोर कर देती है, उसका मॉडल लिखती है, उसकी डिटेल मदरबोर्ड की, उसके प्रोसेसर की, उसके कलर, उसका साइज, हर चीज़ उसके अंदर लिख दी जाती है। एंड द डाटा शुड हैव ए वेरी लॉन्ग लाइफ टाइम, क्योंकि उसको सिस्टम को बहुत अर्से तक चलना है तो उसकी डिटेल भी सारी साथ रहनी चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ ROM कैन नॉट बी चेंज। आगे इसी की अगली किस्म है, जैसे रोम की किस्म मैंने बनाई PROM, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी एक और किस्म है आगे जो है, इसका नाम है EEPROM। इसका नाम है जी EEPROM। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो सेम हो गया, लेकिन ई से क्या मुराद है जी? अनदर कॉमनली यूज रीड ओनली मेमोरी इज EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसको अपनी अरेज भी कर सकते हैं, ये तो अरेज नहीं की जा सकती, इसको हम अरेज भी कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लाइक PROM, इट इज इनिशियली ब्लैंक, ये भी ब्लैंक होती है, प्रोग्राम्स एंड डाटा उसमें रख दिया जाता है, मैन्युफैक्चर उसके कंपनी वाला जो उसके अंदर बना के डाटा रख देता है और उसको हम लोग यूज करते हैं। अनलाइक PROM, द डाटा रिटन इन इट कैन बी अरेज, अगर वो अरेज हो जाए या डिलीट हो जाए यूजिंग स्पेशल डिवाइसेज, यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए से, या कोई ऐसा वजह हो जाए, सो डाटा प्रोग्राम रिटर्न इन इट कैन बी चेंज, वो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं और नया डाटा उसमें डाल सकते हैं ROM के अंदर। एज अ डाटा रिटर्न ऑन दिस काइंड ऑफ ROM कैन बी चेंज, सो डाटा दैट इज टू बी अपडेटेड, उसको हम अपडेट कर सकते हैं, बी रिटर्न इनटू इट, बट फ्रिक्वेंटली चेंजिंग डाटा शुड नॉट बी रिटर्न ऑन इस ROM। तो यानी वही बात कि हम डाटा चेंज तो कर सकते हैं, किसी वजह से अगर अरेज हो जाए तो उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, दोबारा से कंपनी से डिटेल लेकर उसमें फिट कर सकते हैं। Yes, another form of ROM is EEPROM। एक और अगला भी है इसके आगे जी, EEPROM। नेक्स्ट है जी काइंड ऑफ ROM, EEPROM जी। ये क्या है? Yet another form of ROM is EEPROM, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल, यानी अरेज की जा सकती है, कैसे? लेकिन इलेक्ट्रिकली अरेज की जा सकती है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दिस काइंड ऑफ ROM कैन बी रीड राइट, इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं।